हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, और इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस पैगाम को जितना हो सकता है आप शेयर करें। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक नौजवान, यूनिवर्सिटी नौजवान मशाल खान को आज से ठीक 4 साल पहले, आज ही के दिन 4 साल पहले शहीद कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, पाकिस्तान से प्यार करता था, और उसकी तहरीरें या नज़में आप उस वक्त देखी होती जो बाद में जब लोगों ने पढ़ी, बल्कि उसके जब वो हॉस्टल का कमरा था उसके ऊपर जो प्यार के साथ अमन का पैगाम और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया था, जब पता चला बड़ा अफसोस हुआ। और उसका जो सो कॉल्ड कसूर था उसके ऊपर तौहीन मज़हब का चार्ज लगा दिया गया। और फिर यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा होता है जो स्कूल या कॉलेज से अबव होता है, वहाँ पे ज़ाहिर है आप तभी पहुँचते हैं जब आप ज़िंदगी में इब्तदाई तालीम के जो मराहल हैं वो पूरे कर चुके हों। स्कूल में आपकी नरिशमेंट होती है मेंटल तौर पे, फिर कॉलेज में आप जाते हैं, आपको असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब कि कॉलेज तक जाते जाते आपको अच्छी खासी तालीम मिल चुकी होती है, और फिर आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो वो एक बड़ा हाई किस्म का लेवल होता है। लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मशाल खान के उनके अपने जो फेलो वो थे तालिब इल्म, उनके साथ जो पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी में तालीम का हसूल के लिए वहाँ गए हुए थे, उन्होंने मशाल खान को शहीद कर दिया। और इस शिद्दत पसंदी के साथ शहीद किया कि जिसको दोहराते हुए भी अल्फाज शायद बड़ा मुश्किल पड़ जाए कि किस तरह उनको हॉस्टल से खिड़की से नीचे फेंका गया। नीचे गिरने से इंसान की पतली मौत वाक़ हो सकती है, फिर आदमी इंसान को आप मार मार के उसका जिस्म की बेहुरमती करते हैं, जान ले लेते हैं। और बाद में जब मशाल खान के वालिद साहब जो हैं बुज़ुर्ग, वो इंसाफ के लिए दुहाई देते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अदलिया से, फिर इंसाफ ये मिला कि वक्त ने साबित किया, इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि मशाल खान जो थे वो बेगुनाह थे। साद अफसोस, बेहद अफसोस कि एक नौजवान पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शख्स की जान चली गई महज एक गलत इत्तला के ऊपर। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात कि उनकी जान लेने वाले ख़ुद तालिब इल्म थे जो आला तालीम के हसूल के लिए यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, लेकिन तालीम भी उनकी ज़िंदगी ना बदल सकी, और उनके अंदर जो एक बर्बरियत या हैवानियत थी वो खुल के सामने आ गई मज़हब के नाम के ऊपर। ये बर्बरियत जो है ये पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। कल से आप देख लें पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी जुनूनियत फैली हुई है, और मजहबी इंतहा पसंद जो हैं वो पाकिस्तान की गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पे, हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। एक केओस का सा सीन है, अजीब सा समा है। और स्टेट जो है वो समझ नहीं आ रही स्टेट है भी है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि स्टेट के जो अहलकार हैं, पुलिस वाले जो हैं, उनको ये मजहबी जुनूनी जो हैं वो पकड़ रहे हैं और ख़ुद इनकी वीडियोस बना रहे हैं, और स्टेट को शायद ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम कितने ताकतवर हैं और जब मर्जी चाहें स्टेट को रोक सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, ख़ासतौर पर लाहौर में, कराची में, इवन बलूचिस्तान तक देखें, और पंजाब के बड़े बड़े शाहराहों को बंद कर दिया गया, मोटरवेज़ बंद हैं, लोग बाहर नहीं जा सकते,
ایمبولینسز کے ہم نے سب سے زیادہ دردناک مناظر دیکھے کہ آکسیجن لے کے ایمبولینس جا رہی تھی اور ان کے ایمبولینسز کو روکا گیا. ایک ایمبولینس کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی کہ شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں. اور چکر کیا ہے کہ مذہبی جنونیت. اور یہ مذہبی جنونیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تحریک لبیک نام کی ایک جماعت ہے جس کے سربراہ خادم حسین رضوی ہوا کرتے تھے. جی ہاں، یہ وہی خادم حسین رضوی ہیں جو پاکستان میں دھرنے دے دیتے تھے. اور لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہو گیا. اور انتقال سے قبل بھی یہ دھرنے پہ تھے پاکستان میں. اور اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کی لہر آئی ہوئی تھی. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ خود بھی کرونا وائرس کا غالباً شکار ہوئے. تو بڑے مسٹیریسلی ان کی جان انہی دنوں میں چلی گئی جب کرونا وائرس بھی عروج پہ تھا پاکستان میں اور دھرنے بھی جو تھے وہ بڑے ٹاپ لیول پہ جا رہے تھے. اور اس بار جو انہوں نے دھرنا دیا تھا لاسٹ ایئر نومبر میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو ہیں مینوئل میکرون، انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ تھی. بیان تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں پیرس جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ ایک استاد تھے ہسٹری کے، سیموئل پیتی ان کا نام تھا. اور ان کو ایک انتہا پسند نے ان کے سر جو تھا وہ قلم کر دیا تھا. اور وہ سیموئل پیتی جو تھے ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہسٹری کے ٹیچر تھے، بتا رہے تھے کہ یہ کیا کس قسم کے کوئی جو خاکے بنائے گئے تھے اسلام کے بارے میں تو وہ کیا تھے. تو آزادی اظہار رائے کے جو ایک انفارمیشن کا جو ایک کلچر ہے مغرب میں، تو ویسٹرن کلچر جو ہے خاص طور پہ فرانس کے اندر مذہب اور ایسے جو ہیں الگ الگ وہ معاملات ہیں. تو فرانس میں تو بلکہ کسی بھی مذہب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لیکن ٹالرنس کا یہ لیول بڑا ہوا ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ برداشت کر رہے ہیں. کسی بھی مذہب پہ، مسیحیت پہ بھی تنقید کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ کسی کا گلا نہیں کاٹا جاتا اور کسی کو تلوار لے کے پیچھے نہیں پڑا جاتا. تو صبر کیا جاتا ہے، برداشت کی جاتی ہے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور خدا یقیناً ایسے لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے جو مذہب کو نہیں سمجھتے. لیکن سیموئل پیٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک جنونی نے یہ اس بات پہ کہ انہوں نے بچوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، یہ خاکے کیا تھے، کیسے چھپے، کیا ہوا، اور خاکے ان کو دکھائے. تو سیموئل پیٹی کا گلا کاٹ دیا گیا. پھر اس کے اوپر فرانس کے اندر ایک بہت زیادہ غم و غصے کی لہر آئی اور فرانسیسی صدر نے سیموئل پیٹی کا جنازہ بھی اٹینڈ کیا تھا. اور اس کے بعد کھل کے کہا تھا کہ ہم ان خاکوں کی اشاعت کو نہیں روک سکتے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا کلچر ہے. ان ادر ورڈز انہوں نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو یہاں پہ رہنا ہے فرانس میں تو آپ کو یہاں کے کلچر کے مطابق رہنا پڑے گا. کیونکہ 20ویں صدی کے اوائل سے ہی فرانس کے اندر ایک قانون بن گیا تھا کہ ریاست اور مذہب جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے اور سیاستی معاملات میں مذہبی معاملات کو مکس اپ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو قانون ہے یہ کسی بھی مذہب پہ لاگو ہوتا ہے جو فرانس میں رہتے ہیں لوگ. تو انہوں نے کلیئرلی بول دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم اپنی آزادی اظہار رائے کے کلچر کو نہیں بدلیں گے. اس بات کی جو پرابلم تھی وہ پاکستان میں بھی بڑی محسوس کی گئی اور ترکی میں بھی دیکھا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کئی مسلم ممالک میں ہم نے دیکھا بڑا ریئیکشن آیا تھا. اور پاکستان میں خاص طور پہ اور ترکی میں کہا گیا کہ جو فرینچ مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اور پاکستان میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا، یہ جو دھرنا دیا گیا تھا لاسٹ ایئر خادم حسین رضوی نے اور ان کے پیروکاروں نے، انہوں نے کہا تھا کہ فرانسیسی سفیر جو ہیں ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات بالکل ختم کر دی جائیں. اب اس کے بعد معاملات بگڑے کہاں پہ؟ عمران خان حکومت نے اس وقت کے ان کے جو وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ اور اس کے علاوہ وزیر مذہبی امور تھے پیر قادری، تو نور اللہ قادری، تو انہوں نے مذاکرات کیے خادم حسین کی ٹیم کے ساتھ اور معاہدہ طے پایا. ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا، سادے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا معاہدہ تھا جس میں یہ چند شرائط تھیں کہ ان کے بندوں کو بھی چھوڑ دیا جو دھرنے کے دوران پکڑے گئے تھے مولوی خادم حسین کے. اور لیکن مینلی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر فرانسیسی جو سفیر ہے اس کو بے دخل کر دیا جائے. فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنے کا مطلب تھا، ٹائم لائن جو تھی وہ حکومت نے دی تھی غالباً کہ 2 یا 3 ماہ کے اندر ہم پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو لے کے آئیں گے. تو اس معاہدے کے بعد وہ دھرنا جو تھا وہ ڈسپرس ہو گیا، ختم ہو گیا. اور پھر مولوی خادم حسین کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں سعد خادم رضوی، ان کو متفقہ طور پہ تحریک لبیک کا سربراہ بنا لیا گیا. اور اس کی بھی یہ وجوہات آئی تھی کہ مولوی خادم حسین کے نام کو یوز کرنے کے لیے تاکہ وہ کنٹینیوٹی رہے تحریک کے اندر، تو اس لیے سعد کو بنا دیا گیا تھا. حالانکہ سعد جو ہے ہی اسٹل اسٹڈنگ اور وہ ابھی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے اور
पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके ट्विटर अकाउंट भी बना हुआ है, लेकिन अब उसकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो अपने शायद वालिद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है, या इन लोगों को इसके अलावा शायद कोई काम ही नहीं आता कि अपनी किस तरह धौंस के साथ और अपनी सोच जो है वो दूसरों पर मुसलत करनी है। तो उसी सिलसिले को उनके बेटे ने कंटिन्यू करने की कोशिश की है। तो अब ये था कि इन्होंने 20 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ था पाकिस्तान हुकूमत को। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक आप फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से बेदखल कर दें तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और फ्रांसीसी मसनूआत जो जैसे ख़ास तौर पर लॉरियल हैं या पाकिस्तान के अंदर टोटल के पेट्रोल पंप हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, फ्रांस की बड़ी मकबूल है, तो उनका मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाए। लेकिन ऐसा ज़ाहिर कुछ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि फ्रांस और पाकिस्तान के प्रॉपर सफारती ताल्लुकात हैं। चंद मजहबी जुनूनियों को, जो कुछ हज़ारों की तादाद में अगर होंगे फॉर एग्जांपल, तो उनकी सिर्फ डिमांड के ऊपर आप किसी भी मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दफ़ा आपको पता है कि बड़ी कशीदगी रही है ताल्लुकात की, एक दूसरे के सफ़ीरों को वापस बुला दिया गया या उनको नापसंदीदा करार दे दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये अगर होता भी है तो ये वजारत ख़ारजा जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है उसकी सतह पे होता है। इस तरह के मामले जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर अमूमन नहीं जाते, और ये ज़ाहिर है आप अगर वियना कन्वेंशन के तहत एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़त्म करेंगे तो उसकी कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। तो आप इस तरह अचानक ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक केओस पैदा हो सकता है, और ज़ाहिर अगर पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करेगा उसका कोई रीज़न देना पड़ेगा। और पाकिस्तान को ये भी याद रखना होगा कि फ्रांस ने ये जो पाकिस्तान के ऊपर ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान है, फाफ्ट के अंदर, उसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हमायत की थी फ्रांस ने। इसके अलावा भी माजी में भी फ्रांस ने पाकिस्तान की यूएनओ के अंदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और अभी रिसेंटली ये तमाम तर केओस के बावजूद जब पाकिस्तान में तहरीक चल रही थी कि फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट किया जाए या फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल किया जाए, तो इस दौरान पाकिस्तान ने फिर भी फ्रांस से अभी रिसेंटली बहुत सारी फ़ौजी इमदाद भी ली है। तो ये सारे सिलसिले जो हैं इतने आसान नहीं हैं। लेकिन अब ये बात है कि 20 अप्रैल का चूँकि अल्टीमेटम दिया हुआ था ये साद रिजवी और उनके पैरोकारों ने, तो उससे पहले 20 तारीख के आने से पहले हुकूमत ने क्या किया कि साद रिजवी को लाहौर में गिरफ़्तार कर लिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए। और इन मुजाहरों में आपने देखा कि पूरी तरह हुकूमत को और जो हुकूमती मशीनरी है उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान की सड़कें जो है उनको ब्लॉक किया जा रहा है, आम लोग सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आपको पता है कि कुछ रोज़ कबल बरतानिया ने एक फहरिस्त जारी की कुछ ममालिक की, जिसमें अलार्मिंगली पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये वो ममालिक हैं जिसमें कहा गया है कि इन ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है और टेरर फाइनेंसिंग भी होती है, और पाकिस्तान का उन ममालिक में 15वें नंबर पर नाम है, जिसमें सीरिया जैसी, सूडान जैसी कंट्रियाँ भी शामिल हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो पूरी दुनिया सोच रही होगी कि क्या पाकिस्तान में वाकई टेरर फाइनेंसिंग होती है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है या कोई इंतहा पसंदी पाई जाती है, तो पूरी दुनिया ने अब देखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर रोड जो हैं ब्लॉक हैं, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं, और ये इन्होंने पाकिस्तान को फिर यरगमाल बना लिया है। तो फिर इसका मतलब है कि वो बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का केओस जो है वो किसी वक्त भी हो सकता है, और मगरबी दुनिया को फिर कितना मुश्किल होगा समझाना कि पाकिस्तान के अंदर सब अच्छा है। तो ये ठीक नहीं हो रहा। इस पर अब इमरान खान हुकूमत जो है अब देखना पड़ेगा कि आने वाले घंटों में, दिनों में, हफ्तों में किस तरह ऐसे अनासर के साथ निपटती है। हमारी राय क्या है? हमारी राय साफ और सीधी है। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को कंक्लूड करें, साफ और सीधी बात, एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की वीडियो आई है, वो आपने प्रोग्राम के शुरू में भी देखी कि पाकिस्तान आर्मी का एक छोटा सा कॉन्वॉय जो है वो गुजर रहा है, और उसके वो ऊपर कुछ फौजी खड़े हुए हैं, और जो कॉन्वॉय है पुलिस फौज की जो गाड़ी है उससे इर्द गिर्द यही तरीके लबैक वाले लोग खड़े हुए नारे लगा रहे हैं। और सबसे हैरतअंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान फौज के नौजवान खुद नारे लगा रहे हैं, खुद नारे लगा रहे हैं उनके हक में, और उनके साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हीं के नुमाइंदगान हैं। तो फौजी वर्दियाँ उन्होंने मलबूस की हुई हैं। ये बहुत बड़ी ये खबर है और बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, और इस वक्त पूरी पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में इस फुटेज को देखा जा रहा होगा। हैरत अंगेज़ फुटेज है कि पाकिस्तान के फौजी जो है नारे लगा रहे हैं। और बाद में जवाब ये पेश किया गया पीपल लाइक जो पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और कुछ और लोगों में तजीद ये पेश करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तानी फ़ौजियों का वहाँ से गाड़ी गुजर रही थी और वो उस हजूम के अंदर फंस गई
जिसके अंदर तहरीक लबैक के लोग ऑलरेडी उन्होंने सड़क को ब्लॉक किया हुआ था या एहतजाज या मुजाहरा कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तानी फ़ौजियों ने रास्ता बनाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए या वहाँ से निकलने के लिए इस चीज़ की इसमें आफियत जानी कि वहाँ उनके हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए और मजहबी रॉ में ऐसे शो किए जैसे वो भी तहरीक लबैक के साथ हैं। डॉक्टर मोहित पीर ज़ादा उन्हें जैसे हम ख्यालों को ये इस लॉजिक को समझने की ज़रूरत है। अगर ये उनका लॉजिक है कि वो अपनी जान बचाने के लिए, रास्ता लेने के लिए नारे लगाना शुरू कर दिए, तो डॉक्टर साहब आप एक बात का जवाब दें, क्या ये फ़ौजी अगर पाकिस्तानी भारत में होते, कैप्चर हो जाते, तो क्या उन्होंने भारत माता की जाके नारे लगाना शुरू कर देने थे? या किसी चाइना में जाते तो चाइना के गुण गाना शुरू कर देते थे? फ़ौजियों की सर ये ट्रेनिंग नहीं होती। ये फ़ौजी जो हैं उनकी ट्रेनिंग ये होती है कि वो अपनी जान दे सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, लेकिन किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दे कैन बी कैप्चर्ड बट दे कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये मेरी सब में से बालातर है। साफ और सीधी सी बात है कि अगर ये फ़ौजी अपने मुल्क के अंदर ही अपने आप को महफूज नहीं समझते, इन्होंने सरहदों के ऊपर क्या हिफाजत करनी, हालांकि इन फ़ौजियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो दूसरी लॉजिक ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये फ़ौजी दिल से ये जो तहरीक लबैक का फार्मूला या कीदा है उसको मानते हों। ये भी तो हो सकता है ना कि वो बड़े दिल जमई के साथ और दिल से नारे लगा रहे हों। तो अगर ऐसी बात है तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान के, हमने तो सुना था कि हर अदारे के अंदर ऐसे लोगों के सिंपथाइजर्स मौजूद हैं, तो फ़ौज के अंदर भी हैं, तो ये तो फिर बात साबित होगी। तो ये कौन साबित करेगा कि ये फ़ौजी दिल से नारे लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे? लेकिन हकीकत ये है कि ये नारे लगा रहे थे। अब इन फ़ौजियों का ज़रूर कोर्ट मार्शल होना चाहिए और होगा, इंक्वायरी होगी, और अब इनकी किस्मत का फ़ैसला जो है, इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला यकीनन पाक फ़ौज करेगी और उनको करना भी चाहिए, वरना पाक फ़ौज के बारे में अजीब सा मैसेज आएगा। और हमारी आखिर में टेक यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अगर अब भी, और पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तानी इदारों ने, जिन्होंने देखा कि पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के ज़ख्मी किया हुआ है, स्टेट की कोई नज़र नहीं आ रही, अभी भी अगर इन अनासर को, तहरीक लबैक जैसे अनासर को आनी हाथों से ना निपटा तो पूरे पाकिस्तान का काम ख़राब हो जाएगा। 73 साल हो गए हैं, 70 साल से ज़्यादा, 7 दहाइयों से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। पाकिस्तान एक अजीब सी आग में जल रहा है, ना हाँ पता चल रहा है ना पता चल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान थियोक्रेटिक रियासत है या डेमोक्रेटिक रियासत है। अभी भी वक्त है पाकिस्तान खुद को संभल जाए और फैसला कर ले कि ऐसे लोगों के हाथ में ये रकमाल रहना है। वो थोड़े से मुट्ठी भर लोग आते हैं तो वो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करते हैं और पाकिस्तान रियासत उनके घुटने टेक लेती है, कभी उनको लॉलीपॉप देती है, कभी उनके साथ धरनों की सूरत जब वो आते हैं तो उनके साथ मुआहदे करती है और ये पैगाम देती है दुनिया को भी और अपने आप को भी कि ये लोग बड़े मजबूत हैं और हम उनके साथ बड़ा कोई ना कोई वे आउट कर रहे हैं। तो ना वो लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार हैं और आपको भी लॉलीपॉप नहीं देने चाहिए। अपनी रिट कायम करें, अपने मुल्क के शहरियों को और पूरी दुनिया को मैसेज दें कि आप जो हैं वो कंट्रोल में है, हुकूमत पाकिस्तान या आर्मी, और कोई नहीं है। अगर नहीं करेंगे फिर आप खुद समझदार हैं, दुनिया को क्या मैसेज जाएगा। ये लोग आते जाएंगे, धरने देते जाएंगे और ब्लैकमेल होते जाएंगे और रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो स्याह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। दुआ है कि ऐसा ना हो, खुदा करे कि ऐसा ना हो। पाकिस्तान सरसब्दो शदाब रहे और इज़्ज़त के साथ दुनिया में जीना सीखे, लेकिन फ़ैसला आपने खुद करना है। गॉड ब्लेस यू।